नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 8 की बात करेंगे। पीछे से हम क्रम से 7 तक पाठ का हमने अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पाठ संख्या 8 की बात कर रहे हैं और सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आप भली भांति परिचित हैं। अंधविश्वास को दूर रखते हुए और ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की गहराई, रहस्य और सच का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि बाजार में केवल अंधविश्वास और टोटके पर ही ज्योतिष किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम अंधविश्वास को दूर रखते हुए हम ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं और अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि करते हैं। माफ़ी चाहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपका गुरु है, तो इसलिए आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें। किसी पर ऐसे अंधविश्वास में ना पड़े और किसी पर ऐसे विश्वास ना करें, आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। पीछे हम पढ़कर आए हैं, हमने जाना था कि पहले हमने नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार जाना और इस ब्रह्मांड में इस राशि चक्कर पर हमने जोड़िक पर हमने नक्षत्रों को समझा। आज हम राशि को समझते हैं कि यह है क्या है। तो हम पहले भी आपको कहते हैं कि आकाश में स्थित तारों के समूह से जो हमें आकृति प्राप्त होती है, अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश में जब तारों का समूह देखा तो उससे जो उन्हें आकृति प्राप्त हुई, वो देखने में आकृति जैसी दिखाई देती थी, उसी के अनुसार राशियों का नामकरण कर दिया गया, जो कि मैंने यहाँ क्रम से 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। उसी के अनुसार उन्होंने उसका राशि का नामकरण कर दिया गया। तो हम सबसे पहले इस राशि चक्र पे इसको समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ये चराचर जगत है, इसे हम किलोमीटर में तो नहीं माप सकते, पर इसे हम समझने के लिए इसे अंशात्मक रूप में समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों को हम इस 360 डिग्री का जो है हमारा ब्रह्मांड है, जिसे हम एक प्लेन पेपर पर बनाकर समझने का प्रयास करते हैं, उसे हम पहले समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 360 डिग्री ये है अंशात्मक विस्तार और 12 राशि है। जब हम इसे 12 को 360 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30 डिग्री, अर्थात जो हमारे पास एक राशि का मान प्राप्त हुआ वो कितना है 30 डिग्री। और प्रत्येक राशि का, अर्थात यदि पहली राशि का मान 30 डिग्री है तो उससे आगे वाली वृष राशि जो दूसरी राशि होगी उसका मान भी 30 डिग्री होगा। अर्थात कि जो ये ब्रह्मांड है इसमें राशियों की स्थिति है, जो उसमें प्रत्येक भाग का मान हमें 30 डिग्री ही प्राप्त होगा। यहाँ आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये एक बराबर नहीं है, कहीं पर हमने बड़ा बना दिया, कहीं पर छोटा, तो ये आप इसे एक जैसा एक बराबर ही समझेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे समझ लिया। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारी पहली राशि मेष राशि है उसका अंश, अर्थात वो 0 डिग्री से यहाँ से प्रारंभ हुआ और यहाँ पर वो समापन हो गया, अर्थात यहाँ तक उसका मेष राशि का मान कितना है 30 डिग्री। तो जब हमारी दूसरी राशि प्रारंभ होगी तो वो यहीं से प्रारंभ होगी, अर्थात 30 डिग्री से, इसका मान भी 30 डिग्री ही रहेगा, पर ये 30 डिग्री से यहाँ से प्रारंभ होगी और जब इसका जहाँ समापन होगा तो वहाँ इसका 60 डिग्री होगा, अर्थात इस 30 से लेकर 60 के बीच का जो अंशात्मक विस्तार है वो किसका होगा वृष राशि का। और जब ये वृष से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक हमारी मिथुन राशि है, तो मिथुन का कहाँ से प्रारंभ होगा, वो 60 से प्रारंभ होगी और 90 तक, ये हमने यहाँ पर इस चित्र में समझा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में, इंग्लिश महीने की तो बात नहीं करेंगे हम, पर सनातन धर्म में किसकी बात होती है दक्षिणायन और उत्तरायण। तो हम उससे भी थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कि वो क्या है।
तो हम सभी जानते हैं जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है, जिसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। और जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो हमारा उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। अर्थात कि जैसे ही कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो सर्दी का महीना प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो मकर राशि में प्रवेश करता है तो हमारा गर्मी का महीना प्रारंभ हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करता है। तो हम इसे थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। जब सूर्य इसमें प्रवेश करेगा कर्क राशि में तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, उसकी किरणें सीधे कहाँ पड़ेगी, जो हमारा ये दक्षिण भाग है तो उसकी दक्षिण भाग में सीधी किरणें जाती हैं इस प्रकार। तो वहाँ पर क्या होता है, वो हमसे दूरस्थ हो जाते हैं, तो हमसे वहाँ से हमारी सर्दी प्रारंभ हो जाती है, अर्थात हमें ठंड का मौसम प्रारंभ हो जाता है। और हम कहते हैं कि भगवान हमसे दूर हो गए, इसलिए हम पूजा पाठ मांगलिक कार्य इसमें थोड़ा वर्जित कर देते हैं। और यदि आप वैसे देखें तो जो सड़क पे इत्यादि ऐसी जगह पर रहते हैं उनके लिए ठंड का मौसम बहुत कठिन होता है, और जो सर्वगुण संपन्न है उनके लिए तो अपना जैकेट है, कंबल है, वो अपना आराम से आनंद से रहते हैं। पर वो जैसे ही हमसे सूर्य दूरस्थ हो जाते हैं तो हमें ठंड का मौसम प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही वो 14 जनवरी को मकर राशि, सभी जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। जिस दिन वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी रोशनी कहाँ आ जाती है, उत्तरी गोलार्ध, अर्थात इस भाग पर उनकी सीधी दृष्टि पड़नी प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम सभी लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर भाग में, उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात अब सूर्य भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर सीधे पड़नी प्रारंभ हो गई, अर्थात यहाँ से हमारा उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और हमारे मांगलिक कार्य यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि अब भगवान सूर्य नारायण की हमारे ऊपर दृष्टि सीधी पड़नी प्रारंभ हो गई है और यहाँ से हमारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, और यहीं से हमारा दिन का बढ़ना भी प्रारंभ हो जाता है। रोज एक एक अंश बढ़ता रहता है और यहाँ से हमारा गर्मी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार जब दोबारा कर्क में आएंगे तो फिर वहाँ से हमारा सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान जब युद्ध समापन हुआ तो भीष्म पितामह बहुत दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, उस समय दक्षिणायन था। तो भीष्म पितामह जानते थे कि उत्तरायण में हमें प्राण त्यागने हैं, तो उन्होंने उत्तरायण का कुछ समय प्रतीक्षा की कि जब उत्तरायण लगेगा तब हम अपने प्राण त्यागेंगे। वो कुछ समय तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। ये सभी हमारे जो आचार्यवर हैं वो सभी जानते कि ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। तो जब उत्तरायण लगा तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे और उसके बाद वो भगवान को मोक्ष की प्राप्ति की उन्होंने। ये सभी हम आप ग्रंथों में अध्ययन करेंगे, आपको मिल जाएगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि एक राशि का मान 30 डिग्री है, तो हम इससे पहले यहाँ आपको ये 12 राशि दिखा देते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और प्रत्येक राशि को नंबर से अवश्य याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको ये मेष वृक्क मिथुन कर्क इत्यादि नहीं लिखेंगे, हम आपको नंबर से ही लिखेंगे। और यदि आपको नंबर से याद होगा तो आप बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे कि कैसे है। तो हम पहली राशि मेष है, जो उसका जो अंशात्मक विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, वो 0 डिग्री से प्रारंभ होगा और 30 डिग्री तक मेष राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और जो वृष राशि है वो 30 डिग्री से प्रारंभ होगी और 60 डिग्री तक रहेगा, जो हमने यहाँ पर भी समझा। अर्थात यहाँ से 30 डिग्री इसका माने पर ये 30 से प्रारंभ हुआ और 60 डिग्री तक वृष राशि का अंशात्मक विस्तार रहा। और मिथुन का 60 डिग्री से प्रारंभ होगा और 90 डिग्री तक हमारा मिथुन राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। कर्क राशि का जो 4 नंबर की राशि है 90 डिग्री से प्रारंभ होगा और 120 डिग्री तक हमारा कर्क राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। सिंह राशि का 120 डिग्री से प्रारंभ होगा और 150 डिग्री तक हमारा सिंह राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और कन्या राशि 150 डिग्री से प्रारंभ होगा और 180 डिग्री तक हमारा कन्या राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और जो वृश्चिक राशि है वो
तुला राशि का 180 से प्रारंभ होगा, 210 डिग्री तक हमारा तुला राशि का प्रारंभ अंशात्मक विस्तार रहेगा। और जो वृश्चिक राशि है वो 210 डिग्री से प्रारंभ होगा और 240 डिग्री तक हमारा वृश्चिक राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और जो धनु राशि है वो 240 से प्रारंभ होगा और 270 डिग्री तक हमारा वृश्चिक धनु राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और 270 डिग्री से 300 डिग्री के मध्य में जो अंशात्मक विस्तार रहेगा वो किसका रहेगा, अर्थात मकर राशि का। और जो हमारा कुंभ राशि है वो 300 डिग्री से प्रारंभ होगा, 330 तक हमारा कुंभ राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और 330 डिग्री से 360 डिग्री तक हमारा मीन राशि का अंशात्मक विस्तार रहेगा। अर्थात हमें जिस राशि का भी अंशात्मक विस्तार प्राप्त करना हो वो हम कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको तुला का प्राप्त करना है तो हमने 7 लिख दिया और क्या उसे 30 से हम गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, 210। अर्थात 210 डिग्री तक जब हम इसमें 30 माइनस करेंगे तो 180, अर्थात 180 डिग्री से 210 डिग्री तक हमें किसका अंशात्मक विस्तार मिलेगा, तुला राशि का। ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हमने ये सब समझ लिया। अब हम थोड़ा और समझते हैं इसमें कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान का एक अपना गुण स्वरूप होता है और जो ज्योतिष बना है वो किसके लिए बना है, मानव कल्याण के लिए। तो हम इसे कैसे हम इसे उपयोग कर सकते हैं, तो हम उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हम ज्योतिष का कैसे मानव कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ राज्य ठंडे अधिक होते हैं, किसी में गर्मी अधिक है, किसी राज्य का खाना पीना रहन सहन कुछ अलग है, किसी राज्य का कुछ अलग है। हम सभी जानते हैं कि हर राज्य की, हर गांव की एक अपनी प्रकृति है। उसी प्रकार जो ये हमारी 12 राशियां हैं इनकी भी एक अपनी प्रकृति है, इनका भी एक अपना गुण स्वभाव है और जिसका जो गुण स्वभाव है उसी के अनुसार वो वैसा ही फल करती है। जैसे कि हम किसी राज्य में जाते हैं, हम यदि ठंड वाले इलाके में जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ ठंड अधिक होगी तो कुछ वहाँ पे आप सर्दी वाला कपड़ा रख लीजिए। तो इसी प्रकार यदि हम किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं, हम कहते हैं कि वहाँ क्राइम अधिक होता है तो आप सुरक्षा से रहें और इस क्राइम से बचें, वहाँ पर आपको अधिक सावधानी से रहना होगा। यदि किसी हम धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, धार्मिक स्थान है, हम वहाँ पर अपना धर्म का विकास कर सकते हैं, हम वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान जी के चरणों की सेवा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हमने उस स्थान का गुण स्वरूप को समझ लिया तो हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप इन 12 राशियों के गुण स्वरूप को समझ लेंगे तो जैसे ही हमारे पास किसी की कुंडली आती है तो हम जब उसकी कुंडली देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि राशि का गुण स्वरूप क्या है और उसी राशि के गुण स्वरूप के अनुसार जातक के अंदर वो गुण विद्यमान होता है। जब मैं आगे आपको राशि के गुण स्वरूप प्रारंभ करूंगा पढ़ाना, तो जब आप यहाँ गुण स्वरूप पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आप उसे नोट कीजिएगा कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्या वो गुण आपके अंदर विद्यमान है। बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा, कुछ परिवर्तित थोड़ा सा होता है क्योंकि हम किसी एक नियम को लेकर नहीं बोल सकते। जब आप पूरी कुंडली देख लेंगे, क्योंकि किसी भाव पर राशि का प्रभाव होगा, ग्रह का प्रभाव होगा, ग्रह की दृष्टि होगी, युति होगी, तो उनका भी कंजंक्शन होता है, उनका भी प्रभाव होता है। जब आप इससे आगे पूरे को समझ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे प्रभाव होता है। पर जब राशि का गुण स्वरूप पढ़ाएंगे तो आप वहां से भी समझ सकते हैं कि वो गुण जो हम राशि के गुण के अनुसार पढ़ा रहे हैं, यदि आपकी सिंह राशि है, मेष राशि है, धनु राशि है, जो भी आपकी राशि होगी और जो गुण हम यहाँ बताएंगे वो गुण क्या आपके अंदर विद्यमान है। यदि वो गुण आपके अंदर विद्यमान है और आपका स्वभाव भी इस राशि के अनुसार ही है तो हमारा ज्योतिष सही है। यदि आपका जो स्वभाव है, आचार विचार है, व्यवहार है, यदि वो इसके अनुसार नहीं है तो हमारा ज्योतिष गलत है। और जो भी हम यहाँ बात करते हैं, हम कभी अपनी बात कुछ नहीं बताते आपको। आप कभी ये मत समझिए कि जो भी हम ये चर्चा कर रहे हैं ये हम अपने पास से बता रहे हैं, नहीं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जो कि मैंने पहले की कक्षाओं में आपको पुस्तकों का नाम बताया है, आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको ये वर्णित मिलेगा। इसमें सिर्फ हमारा क्या है,
हम इसमें अपनी व्याख्या कर देते हैं, जो कि हमने आधुनिक ढंग से उसे सीखा है और हम उसे वो आपको बता देते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सब शास्त्रोक्त। जब भी हम कुछ अपनी बात करेंगे तो हम वहाँ आपको बताएंगे कि ये हमारी व्याख्या है, इसे आप मानिए या ना मानिए, वो आपकी इच्छा है। जब हम शास्त्र की बात करेंगे तो उसे आपको मानना ही पड़ेगा। जब आप इस शास्त्र को आप पढ़ेंगे और वही गुण अपने अंदर पाएंगे तो आपको इसे मानना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको आज का पाठ ये अच्छा लगा होगा। उसी के साथ हम आपको एक और बात बता देते हैं कि हमने ये मेष राशि पढ़ा तो ये हमें इसे आकृति दिखी, हमें कैसी आकृति दिखी कि मेष राशि, जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाग को देखा जो कि 30 अंश पहला था, तो वहां पे उसे तारों के समूह से कैसी आकृति मिली, एक मेष की, अर्थात एक भेड़ की। जब उन्हें देखने में इस भेड़ की आकृति प्राप्त हुई तो इसी भेड़ के अनुसार उन्होंने इस राशि का नामकरण क्या कर दिया, मेष। और इसी के अनुसार इसके गुण स्वरूप की आगे वो व्याख्या करते हैं कि जो मेष राशि है वो उसकी क्या आकृति है, भेड़ की, एक मेष की, और इसी के अनुसार वो उसकी व्याख्या करते हैं, जो कि और ये पूर्व दिशा की राशि है। जब आगे हम गुण स्वरूप पढ़ेंगे तो आपको क्रम से मिलेगा। आज तो हम केवल आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये राशि की इस प्रकार राशि का नामकरण किया गया और इस प्रकार राशि का जो अंशात्मक विस्तार है, आज हमने केवल ये पढ़ा। अब हमारी यहाँ से कक्षा, पिछली कक्षा से प्रारंभ होगी कि किस प्रकार हम जातक के विषय में बता सकते हैं कि उनका गुण स्वरूप क्या होगा, उनका आचार व्यवहार, पत्नी का स्वभाव, बच्चे का स्वभाव क्या होगा। यहाँ से हम अब हमारी कक्षा प्रारंभ होगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो वीडियो को क्रम से देखें, और यदि आप क्रम से देखेंगे तो आपको ज्योतिष का ज्ञान अवश्य होगा। तो इसलिए आप वीडियो को क्रम से देखें। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, ज्योतिष का सच बताना और इसका प्रचार प्रसार करना, ताकि हम सभी मिलकर इसे सुरक्षित रूप में प्राप्त कर सकें और इस अंधविश्वास से बचें। तो इसीलिए आज यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आपके शेयर कमेंट करने से सामने वाले को, जिसे आप शेयर करेंगे, अपने मित्र बंधु प्रियजन, उन्हें भी लाभ होगा और वो आपका दिल से धन्यवाद भी करेंगे। और जो हमारा ये ज्योतिष का मैसेज है कि ज्योतिष का सच सब जान सके, किसी अंधविश्वास में ना पड़े, वो भी सब लोगों तक पहुंच जाएगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ हम वीडियो को, आज हमने पाठ संख्या 8 पढ़ा है, अगली कक्षा में हम पाठ संख्या 9 पढ़ेंगे। इसलिए आप वीडियो को क्रम से देखें। आप सभी का धन्यवाद।